चलिए, आपकी क्लास 12 में बिजनेस स्टडी के 6th यूनिट स्टाफिंग 6.1 एकीकरण अर्थ एवं महत्व, स्टाफिंग मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। देखिए, कोई भी संस्था हो वह दो तरीके के रिसोर्स से चलती है। एक होता है एक्टिव रिसोर्स, एक होता है पैसिव रिसोर्स। एक्टिव रिसोर्स मीन्स ह्यूमन बॉडी, मानव, ह्यूमन रिसोर्सेज। और पैसिव रिसोर्सेज मतलब जो आपके पास अदर चीजें हैं, मशीन है, मटेरियल है, बिल्डिंग है। इन सबको एक्टिव रिसोर्स के थ्रू आउट ही इनका यूटिलाइजेशन होता है, इनका उपयोग किया जा सकता है। यदि आपके पास एक्टिव रिसोर्स अच्छा नहीं है तो पैसिव रिसोर्स कोई काम की नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपका एक्टिव रिसोर्स अच्छा होना। यदि किसी एक व्यक्ति से गलती होती है, उसका परिणाम सारी संस्था को भोगना पड़ता है। उसका रिजल्ट सारी संस्थाओं को देखना पड़ता है, उसको बेयर करना पड़ता है। इसलिए शायद इसको सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में थोड़ी बहुत कमी बड़ी होती है तो संस्था को थोड़ा बहुत प्रॉफिट या लॉस घटना पड़ता है। लेकिन यदि स्टाफिंग गलत हो जाएगी तो संस्था पूरी तरीके से खत्म भी हो सकती है। और अकेला स्टाफिंग का मतलब ये नहीं होता किसी एबल पर्सन को संस्था में लाकर काम पर लगाना। नियुक्तिकरण के अंतर्गत संगठन के पदों को लोगों से भरना तथा भरे रहने देना है। इन स्टाफिंग फिलिंग एट कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उनको काम पर लगाना और वो काम पर लगे रहें, काम पर बने रहें, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। नियुक्तिकरण प्रबंध का तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, थर्ड फंक्शन है। प्रबंध के प्रथम कार्य प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न पद सृजित किए जाते हैं, ढेर सारी पोस्ट बनती है। ऑर्गेनाइजेशन में आपने यह अंदाज लगाया था, ये देखा था किस पोस्ट की, किस योग्यता की, किस एबिलिटी की, हमें कितने व्यक्तियों की जरूरत है। जबकि नियुक्तिकरण द्वारा उन पदों पर नियुक्तियां की जाती, स्टाफिंग की जाती। अर्थात संगठन में स्थापित सभी पद अर्थहीन हैं जब तक कि उनको योग्य व्यक्तियों से ना भरा जाए। कोई भी पोस्ट हो वो सेंसलेस है यदि उसके ऊपर कोई केवल पर्सन ना हो। बात है एबिलिटी की, अकॉर्डिंग टू पोस्ट। उस पोस्ट की जो रिक्वायर्ड एबिलिटी है यदि किसी व्यक्ति के अंदर है, उसे ही उस पद पर बिठाना चाहिए। उस पोस्ट को उस व्यक्ति से फिल करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अन्य सभी कार्य से यह अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे? क्योंकि यदि नियोजन या संगठन में कोई गलती रह जाए तो इतनी हानि नहीं होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत लॉस होता है, जितनी की नियुक्तियों में गलती रह जाने पर हो सकती है। एक ही गलती नियुक्ति संस्था के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर सकती है। एक गलती सारा एनवायरनमेंट खराब कर सकती है। कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, संस्था में नहीं कहीं भी देखिए, यदि कोई एक पर्सन भी गड़बड़ होगा, किसी एक पर्सन के द्वारा भी यदि कोई गलती हो जाती, पूरी संस्था खत्म हो जाएगी, पर डिस्ट्रॉयड कर सकता है एक व्यक्ति। नियुक्तिकरण से आशय, मीनिंग, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। नियुक्तिकरण से आशय क्या है? नियुक्तिकरण प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसका अर्थ संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को संगठन में नियुक्त करना है। जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग किसी एक व्यक्ति को लाना, उस पद पर लगाना, उस पोस्ट को फिल करने का काम स्टाफिंग में होता है। पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी क्रियाओं को नियुक्तिकरण कहते हैं। पद और व्यक्ति, पोस्ट और पर्सन,
जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग पर्सन है या नहीं, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग पर्सन रिक्वायर्ड है, उनके बीच में एडजस्टमेंट करना और उस एडजस्टमेंट को करने में होने वाली सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है? स्टाफिंग कहलाती है। यह वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सही व्यक्ति को सही पद पर, राइट पर्सन को राइट प्लेस पर नियुक्त किया जाता है। यह एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत आने वाली क्रियाएं निम्नलिखित। ये बहुत वाइड वर्ड है, इसके अंदर ही कुछ होता है। जैसे रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए मोटिवेट करना, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी फॉर्म में 100 व्यक्तियों की जरूरत है और 100 व्यक्ति ही यदि फॉर्म भरेंगे तो फिर हम सिलेक्शन किसका करेंगे? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट किया जाता है ताकि हम एक द बेस्ट पर्सन को हम उसमें सेलेक्ट कर सकें। देन सिलेक्शन, देखिए रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है। रिक्रूटमेंट कैसी प्रोसेस है? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट किया जाता है। 100 पोस्ट के लिए 10,000 फॉर्म भी आ सकते हैं, फिर हमें 10,000 में से सिलेक्ट करना, तो सिलेक्शन होता है नेगेटिव। सिलेक्शन कैसा होता है? नेगेटिव प्रोसेस होती है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ उन व्यक्तियों को चुना जाता है जो उसके लिए योग्य है। 10,000 में से सिर्फ 100, इससे ज्यादा सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन के बाद करवाना पड़ती है हमें ट्रेनिंग। देखिए जो व्यक्ति आया उसके अंदर एबिलिटी तो है, लेकिन हर एक संस्था का अपना एक तरीका होता है, अपना एक सिस्टम होता है, अपनी एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग काम सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। दूसरा एक रीजन, ढेर सारे परिवर्तन आ रहे हैं, उन कारणों से ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन नए पर्सन को तो आपकी फॉर्म के बारे में बताना पड़ता है, इस कारण से वहां पर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। देन फोर्थ है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब जब व्यक्ति कार्य करने लगता है, भाई काम में एवल होता जाता है, ट्रेनिंग के माध्यम से वह और योग्यताएं हासिल कर लेता है, उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। प्रायः उच्च पदों पर निम्न स्तरीय लोगों का ही प्रमोशन किया जाता है, क्योंकि वे बहुत समय से संस्था से जुड़े, उनकी लॉयल्टी पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके ऑनेस्टी पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, कोई डाउट नहीं आता, तो वहाँ ट्रस्ट रहता है। इन कारणों से बड़ी पोस्ट जो है जैसे मैनेजर है, ये पोस्ट ब्लैंक नहीं होती, इनमें तो प्रमोशन के माध्यम से उनको फिल किया जाता है और निचले पद पर भर्ती कर दी जाती है। देन आता है ट्रांसफर। कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनकी ढेर सारी ब्रांचेज है, कई बार एक जगह बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, ह्यूमन पावर बढ़ जाती है, तो भाई क्या करते हैं, अपनी दूसरी ब्रांच में उनको ट्रांसफर दे देते हैं, या उस जगह पर उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है तो उसको वहां पहुंचा दिया जाता है। ये आपके एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग कहूँ या ढेर सारी एक्टिविटी जो स्टाफिंग के अंतर्गत की जाती है, इन सब के होने के बाद ही स्टाफिंग को कंप्लीट माना जाता है। थियोएमन ने कहा है, नियुक्तिकरण प्रबंधकों की भर्ती उनके चयन, विकास एवं क्षतिपूर्ति से संबंध रखने वाला कार्य। पहला भर्ती, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट किया, फिर चयन, उनमें से सिलेक्ट किया। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए कोई भी, आज हम देख रहे हैं फ्यूचर अनसर्टन है, लगातार बदलाव आ रहा है, बिजनेस लगातार बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है वो एवल तो है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी को जानता है नहीं जानता ये जरूरी नहीं। मैं नई टेक्नोलॉजी को समझता है नहीं समझता ये जरूरी नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको उन सारी चीजों को सिखाया जाता है, वो कहलाता है डेवलपमेंट। और इसका एक मेन पर्पज ये और होता है, जो व्यक्ति एवल होता है, मैनेजरियल पोस्ट के तो लायक नहीं है, लेकिन उसको सिखाया जाता है, ओवरऑल चीजों को बताया जाता है। क्यों? ट्रेनिंग में कोई एक पार्ट लेकर चला जाता है, ट्रेनिंग में कोई एक पार्ट होता है उसको सिखाया जाता है, दैट्स ऑल।
डेवलपमेंट में ओवरऑल पार्ट चलते। ट्रेनिंग छोटे कर्मचारियों के लिए, निम्न स्तरीय कर्मचारियों के लिए होती, और डेवलपमेंट मैनेजरियल एरिया में होती, क्योंकि उनको ओवरऑल चीजों को सिखाया जाता ताकि वो हर चीज को मैनेज कर सके। फिर आता है कंपनसेशन। क्या लिखा था? स्टाफिंग फंक्शन क्या पढ़ेंगे सर? पर्टेंस है ना? ऑन द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। क्या क्या करना है हमें? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन। कंपनसेशन किसे कहते हैं? क्षतिपूर्ति। जैसे मान लीजिए किसी कारण से संस्था, ऐसा नियम लिखा होता है, किसी कारण से संस्था किसी कर्मचारी को बाहर करती है, तो उसमें रूल्स में लिखा होता है 1 महीने का कंपनसेशन दिया जाएगा, ताकि वो 1 महीने जॉब दूर से, जो भी लिखा हो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बाय कंपनसेशन दिया जाता है। या कोई ऐसा कोई काम हो जाता है जिससे वह कार्य करने की योग्य नहीं बचता, तो कंपनसेशन दिया जाता है। मतलब एग्रीमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग यदि काम नहीं हो पाया, उससे अपोजिट कोई काम हो गया संस्था के द्वारा जिससे व्यक्ति की क्षति हुई, तो वहां कंपनसेशन दिया जाता है। नित्यकरण की क्या विशेषता है? सबसे पहले रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। पहला किससे रिलेट करता है? ह्यूमन बीइंग से। नित्यकरण की सबसे प्रथम और सबसे मुख्य विशेषता है, पहली और सबसे मेन यदि कैरेक्टर है, तो यह किससे संबंधित होता है? मनुष्य से संबंधित होता है। अर्थात नियोजन एवं संगठन की भांति इसमें कोई मानसिक या कागजी कार्य नहीं होता, मेंटल और पेपर वर्क नहीं होता, बल्कि इसमें योग्य व्यक्तियों को संगठन में विभिन्न पदों पर लगाना और इस कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं का संबंध मनुष्य से होता है, चाहे भर्ती हो, चयन हो, प्रशिक्षण हो, चाहे प्रमोशन, कोई भी हो। हर एक एक्टिविटी का रिलेशन ह्यूमन बीइंग से है, मनुष्यों से है। सेकंड, नीतिकरण सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। स्टाफिंग इज नीडेड टू ऑल मैनेजरियल लेवल। नीतिकरण सभी प्रबंधकीय स्तर, उच्च स्तरीय, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी पर आवश्यक होती है। इस कार्य के लिए उपक्रम में एक पृथक मानव संसाधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को तैयार किया जाता है। एचआरएम हर जगह होता है, जिनके माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है, उनकी सारी व्यवस्था की जाती है। सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित, अब ये रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। कैसे? देखिए, स्टाफिंग में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, और नियुक्तिकरण का संबंध क्या है? स्टाफिंग का संबंध ह्यूमन बीइंग से। सामाजिक प्राणी संबंधित होने के कारण इस कार्य का सामाजिक उत्तरदायित्व माना जाता है, और प्रबंध का यह दायित्व नियुक्तिकरण प्रक्रिया अर्थात भर्ती, चयन सभी क्रिया निष्पक्ष हो। किससे रिलेटेड है? समाज से रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, मनुष्य से संबंधित है। मनुष्य कैसा है? सामाजिक प्राणी, इसलिए सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक उत्तरदायित्व है। बिजनेस का सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मार्केट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, रोजगार लाकर देना। ये कंटिन्यू चलता है। देखिए, कर्मचारियों को आना जाना लगा रहता है, ठीक है ना? कोई रिटायर होता है और तो नया कर्मचारी आता है, ये कंटिन्यू चलता है। ये वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए है। स्टाफिंग फिल्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। नित्यकरण न केवल वर्तमान रिक्त पदों की भर्ती हेतु किया जाता है, भले ये नहीं आज पोस्ट फिल कर दी जाए, बल्कि भावी पदों की पूर्ति भी की जाती है। भविष्य में कौन कौन से पद रिक्त होंगे, उसके लिए किस स्तर के शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति लेने होंगे, इस बात का पहले से ही अनुमान लगाकर नियुक्तिकरण के अंतर्गत कदम उठाए जाते हैं और आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। आगे कौन सी पोस्ट खाली होगी, उसकी पहले से ही प्लानिंग करके, उसके लिए ट्रेनिंग देकर, डेवलपमेंट करके उस पोस्ट के लिए व्यक्ति को तैयार किया जाता है और उनको फिल किया जाता है। नित्यकरण प्रबंध प्रणाली की क्रिया है।
देखो मैनेजमेंट क्या हमने पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, सो वी कैन से स्टाफिंग इज अ एक्टिविटी। स्टाफिंग इज द एक्टिविटी। नियुक्तिकरण क्या एक क्रिया है, काय के बिहाफ पर, मैनेजमेंट के बिहाफ पर। ये क्रिया एक काम है स्टाफिंग। काय का, नियुक्तिकरण के क्षेत्र में मानव शक्ति का चयन, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन आदि परस्पर जुड़े हुए हैं। नियुक्तिकरण एक प्रणाली में बदलता है कि यह संगठन संरचना नियोजन से जुड़ा हुआ है। यह संगठन संरचना नियोजन संस्था की योजनाओं पर निर्भर करता। और क्या है, ये एक मैनेजिंग सिस्टम है। काय से रिलेटेड है, इसमें ढेर सारे काम, क्या क्या, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, और ये सब क्या एक दूसरे से कनेक्ट है, एक प्रणाली में बदल जाता है। और ये अपने आप एक प्रोसीजर भी है। जब एक के बाद एक काम होगा तो क्या होगा, वो प्रोसीजर होगा, और नहीं तो क्या है, एक एक्टिविटी। सिंगल अपन स्टाफिंग के यहाँ पर देखते हैं। और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से इफेक्टेड होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होती है। देन इससे फायदा क्या हो, अच्छा हमारे पास संस्था में उचित कर्मचारी आ जाए, सिस्टमेटिक कर्मचारी आ जाए, तो संस्था का क्या फायदा। इंफोसिस आईटी कंपनी के सीईओ मिस्टर नारायण मूर्ति ने अपने विचार रखे थे कि हमारी संपत्ति प्रत्येक सायंकाल दरवाजे से बाहर चली जाती है। ये पूछा जाता है भाई ना, हमारी संपत्ति प्रत्येक सायंकाल दरवाजे से बाहर चली जाती है, हमें निश्चित करना होगा अगली सुबह वे वापस आए। Our assets walk out of the door each evening. We have to make sure that they come back the next morning. मैं वापस, अरे इस तरीके की व्यवस्था संस्था में होना चाहिए कि पुराने कर्मचारी वापस आते चले जाएं, ऐसा ना हो वो वापस ही ना आए। ठीक है ना। अब इससे क्या फायदा है, किसी भी निर्माणी संस्था में कुल लागत का 60% भाग लागत काय की होती है, लेबर कॉस्ट पर होती है, किंतु फिर भी इस घटक की घोर अवहेलना की जाती। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप चले जाएं तो वहाँ 60% लेबर कॉस्ट होती है, और फिर भी इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, इनको अवॉइड किया जाता है। अब स्टाफिंग से क्या फायदा होगा, ये हमें योग्य कर्मचारी खोजने में सहायक होता है, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनेल। ये पर्सोनेल है, कर्मचारियों के लिए लिखा जाता है, कार्यकारी प्रबंध, कर्मचारी प्रबंध आदि नाम से जाना जाता है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारी की भर्ती व चयन की नवीनतम विधियों का प्रयोग किया जाता है। स्टाफिंग के अंतर्गत ढेर सारी नई नई मेथड लगाई जाती हैं जिनसे हम स्टाफिंग करते हैं। परिणामतः विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारियों खोज की प्राप्ति और उनकी प्राप्ति संभव होती है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास एबल पर्सन आ जाता है और उनको खोज पाना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारी खोज की जाती और चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इन्हें प्राप्त किया जाता है। रिक्रूटमेंट में इनको खोजा जाता है और सिलेक्शन में इनको प्राप्त किया जाता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं कुशलतम उपयोग संभव है। मैक्सिमम एंड एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। प्रोडक्शन के जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उनमें केवल ह्यूमन रिसोर्सेज ही एक ऐसा है जो सजीव है, शेष सभी कैसे हैं, एक ही एक्टिव रिसोर्स है, ये पहले बता दिया, बाकी सब कैसे हैं, पैसिव। इन समस्त निर्जीव संसाधनों का अधिकतम और कुशलतम उपयोग करने के लिए कुशल नियुक्तिकरण की जरूरत होती है, एक अच्छी स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इससे श्रम लागत में पर्याप्त कमी होती है, और अच्छा कर्मचारी यदि आएगा तो वह काम बढ़ाकर करेगा, जिससे लेबर कम होगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रबंध के अन्य कार्यों के प्रभावी एवं कुशल निष्पादन के लिए फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजेरियल फंक्शन।
एक इफेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मेंस कैसे आएगा? प्रबंध के अन्य कार्य जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डाइटिंग, कंट्रोलिंग आदि का प्रभावी एवं कुशल निष्पादन करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। आप प्लानिंग कर रहे हैं, एक वेल प्लानर की जरूरत है। आप ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं, या आप डायरेक्शन कर रहे हैं, या आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, सब में ह्यूमन पावर लगता है। इन सबको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति नियुक्तिकरण द्वारा ही संभव है, स्टाफिंग के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार नियुक्तिकरण एक अन्य सभी प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी होती है। स्टाफिंग क्या होती है? सारे कार्यों की है, सारे कार्यों का सोर्स है। कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि और मनोबल में वृद्धि, हेल्पफुल टू इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। नियुक्तिकरण के अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके पदोन्नति, प्रशिक्षण पद्धति तथा पारिश्रमिक पद्धति का आकलन किया जाता है। विशेषकर ध्यान रखा जाता है उनके पारिश्रमिक में किसी तरह की कमी ना। देखो, उनके द्वारा काम जो किया जा रहा है उसमें उनका प्रमोशन, ट्रेनिंग प्रोसीजर, उनका रिम्यूनरेशन आदि सबको देखा जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कम वेतन नहीं मिलना चाहिए, सैलरी उनकी कम नहीं होना चाहिए। और यदि सैलरी कम होगी तो वह व्यक्ति अच्छे से मन लगा काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्ण कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और उनका मनोबल बढ़ता चला जाता है। कब मनोबल बढ़ेगा, कब उनका मोरल इंक्रीज होगा, तब उनको सफिशिएंट प्रॉफिट सैलरी मिल रही। व्यवसायिक उपक्रम की समस्याओं का समाधान करने के लिए फॉर सॉल्विंग बिजनेस एंटरप्राइज प्रॉब्लम। देखो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ढेर सारी प्रॉब्लम का एक घर होता है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि पता ही नहीं कब कैसी प्रॉब्लम है। ये लाइन बड़ी प्यारी है। और कभी श्रम समस्या, कभी कभी लेबर की प्रॉब्लम, कभी प्रोडक्शन की, कभी मार्केटिंग की, कभी फाइनेंस की, कभी रिसर्च की, कभी डेवलपमेंट, कोई भी प्रॉब्लम बनी रहती है। और सारी समस्याओं का समाधान, जो भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसे प्रॉब्लम आए, उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक एबल पर्सन ही कर सकता है। यदि कोई एबल पर्सन आपके पास है, कोई योग्य व्यक्ति आपके पास है, संस्था में है, तो वह आपकी किसी भी तरीके की समस्याओं का समाधान कर देता है। और उसकी मिसाल का व्यवसायिक संस्था में इस कार्य को पृथक मानव संसाधन विकास विभाग की स्थापना की जाती है। इसलिए जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, उनमें अलग से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध की व्यवस्था की जाती है, जो ऐसे इन समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य एवं सक्षम प्रशिक्षित व्यक्तियों को उपलब्ध कराता है। जो क्या करता है, इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक एबल पर्सन को प्रोवाइड कराता है, जो उन कामों को करने की एबिलिटी रखते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम को कोई भी काम करना है आपको संस्था के अंदर, तो वहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी न किसी योग्य व्यक्ति की। कर्मचारियों की अधिकता व कमी को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग ऑफ एम्प्लॉयज। संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की अधिकता अथवा कमी दोनों ही हानिकारक होती है। ज्यादा कर्मचारी होंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम कर्मचारी होंगे तो भी प्रॉब्लम। अधिकता से उपक्रम के खर्च बढ़ते, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तथा कार्यरत यदि कर्मचारी कम होंगे तो संस्था के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सिचुएशन में जितने कर्मचारी रिक्वायरमेंट है, स्टाफिंग उतने कर्मचारी को आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का काम होता है, कितने कर्मचारी रिक्वायर्ड है उनकी व्यवस्था वो। अधिक उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का विकास करने के लिए डेवलपिंग पर्सोनेल फॉर शोल्डरिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसको हैंडल करने वाले व्यक्ति जो और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, या हम ये भी कह सकते हैं मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, डेवलपिंग मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन।
किसी भी व्यवसाय संगठन का सफल संचालन करने के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है जो भविष्य में चुनौतियों का सामना कर सके, फ्यूचर में चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके, उन्हें फेस कर सके और अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण कर सके, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर सके, नीतिकरण समस्याओं का समाधान करने में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सके, जो भी हमारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प कर सके। ये सब काम भी स्टाफिंग बाय डेवलपिंग, क्योंकि स्टाफिंग में सब आता है, ट्रेनिंग भी आती है और डेवलपिंग भी आती है। डेवलपिंग इसीलिए करा जाता है ताकि हमें मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबल पर्सन मिल सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं बिना स्टाफिंग के कोई काम नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के बिना कोई काम होने वाला नहीं। बाकी सब मशीनें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, पैसिव रिसोर्सेज है, उनके ऊपर काम करने के लिए हमें ह्यूमन थिंग, लिविंग ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या काम लगाए जाते हैं इसमें, क्या क्या काम आते हैं फंक्शन ऑफ स्टाफिंग? सॉफ्टवेयर प्रबंधकों की आवश्यकता का अनुमान लगा, कितने कितने की रिक्वायरमेंट, पर उनका सिलेक्शन करना, पर उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम देना, उनको ट्रेंड करना, उनका मूल्यांकन करना, उनका एवेल्यूशन करना और प्रबंधकों का वर्गीकरण करना, उनके वेतन अलग अलग क्लासिफाइड करना, उनकी सैलरी की व्यवस्था करना, उनके लिए प्लानिंग करना और उनके डेवलपमेंट की समुचित व्यवस्था करना। ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन डेवलपमेंट भी जरूरी, क्योंकि मैनेजर को हर एक काम को देखना पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करना, उनके प्रमोशन ट्रांसफ़र की व्यवस्था करना और रिटायरमेंट के लिए अच्छा इससे प्रोविजंस करना, उनके लिए प्रावधान करना और प्रबंधकों और कर्मचारियों में मधुर संबंध स्थापित करना। स्कोप ऑफ स्टाफिंग, नीतिकरण का कार्यक्षेत्र। टेरी ने जॉर्ज आर टेरी, इनका पूरा नाम, नीतिकरण के कार्यक्षेत्र को नीचे दी गई तालिका के अनुसार 3 प्रमुख भागों में विभक्त करके पुनः पुनः उपविभाजित करा। कौन कौन से 3 पार्ट? कुशल प्रबंधकों की उपलब्धि, कुशल प्रबंधकों को बनाए रखना और प्रबंधकों की व्यक्तिगत कार्य कुशलता में वृद्धि करना। पहला, कुशल प्रबंधकों की उपलब्धि, एबिलिटी ऑफ एबल मैनेजर, जो उसकी क्वालिटी रखते हैं। इसमें सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, उनको काम सौंपा, वर्क असाइन करा, प्रमोशन करा, ट्रांसफर करा या वर्गीकरण का अलग अलग क्लासिफाइड किया। प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए क्या होगा, ये तो हमें मिल गया इस तरीके से। फिर उनको ट्रेंड किया, उनका डेवलपमेंट किया, सैलरी सिस्टमेटिक सैलरी होना चाहिए, उनको फैसिलिटीज, सुविधाएं, लाभ, उनके प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए तथा प्रबंध परिषदों को मान्यता, इन सब के माध्यम से वो बने रहते हैं और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए आपने निष्पादन मानक, जो भी आपका वर्क परफॉर्मेंस अप्राइजल है, जो भी आपका वर्क परफॉर्मेंस उसका एक स्टैंडर्ड फाइनल किया और कार्य का वितरण, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जिस किसको काम सौंपोगे, जो उस काम को करने की इच्छा और योग्यता, दोनों बात, एबिलिटी, योग्यता होना चाहिए और उसकी खुद की विलिंगनेस होना चाहिए, उसकी खुद की इच्छा भी होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। प्रगति का मापन, आपकी जो प्रोग्रेस उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसको मेजर करना और गुण मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार सुधार करना, उसकी क्वालिटी को देखना और जैसा आपने सोचा है यदि वो नहीं है तो उसमें थोड़ा सा सुधार करने का काम होता है। ये किसने करा है? जॉर्ज आर टेरी। अब एचआरएम क्या होता है? जब भी आप पढ़ना, ये सब एचआरएम ही है। उत्पादन के सभी साधन, जो भी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मानव, माल, मशीन, धन आदि। मटेरियल, मैन, मटेरियल, मशीन और मनी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक एक्टिव एक पैसिव। सक्रिय साधन में मानव को सम्मिलित किया जाता है ओनली, बाकी निष्क्रिय में ये सब आ जाते हैं। संसाधन एक
निष्क्रिय साधन है, जो भी आपके पास संसाधन है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज, ये सब निष्क्रिय है। माल मशीन आदि कितनी भी प्रचुर मात्रा में क्यों ना हो, आपके पास कितनी क्वांटिटी में क्यों ना हो, लेकिन ये सब बेकार है जब तक इनका उचित उपयोग करने वाला कोई ना हो। इनका उपयोग करने के लिए सक्रिय साधन मानव द्वारा ही किया जा सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे मानवीय साधन उपलब्ध किया जाए जो पूर्णतः कुशल हो, जो उस काम को करने की एबिलिटी रखता हो। कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध करने का काम मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का है। इस काम को करने के लिए बड़ी संस्थाओं में मानव संसाधन विभाग ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को स्थापित किया जाता है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वहाँ एचआरएम होता है, वहाँ डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाता है। यह विभाग मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर की देखरेख में कार्य करता है। मानव संसाधन प्रबंध का क्या अर्थ है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? यह मैनेजमेंट की वह ब्रांच है जो कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एवं उनको सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित होते हैं। उनका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो। मानव संसाधन प्रबंध प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम योगदान सुनिश्चित करता है। एचआरएम क्या करता है? यह डिसाइड करता है कि जो भी व्यक्ति आपके पास हैं, जो भी व्यक्ति आपके पास, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ संस्था के ऑब्जेक्टिव को पाने में होना चाहिए। यदि संस्था का ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा तो वो कोई मतलब का नहीं होता। फ्रेंच वेंडल कहते हैं, मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूज और कंपनसेशन आदि और मोटिवेशन को सम्मिलित किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंच बेंडले। नित्यकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक भाग है क्या? स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र नियुक्तिकरण की अपेक्षा विस्तृत है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का सेक्टर स्टाफिंग से बहुत ज्यादा। इसके अंतर्गत स्टाफिंग तो आती है, उनको रिकॉर्ड करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना, कर्मचारियों के लिए, इनके लिए रिसर्च करना, कर्मचारी अनुसंधान करना, स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करना आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। अतः नियुक्तिकरण मानव संसाधन का एक भाग है, ना कि पूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, नॉट फुली कंप्लीटली ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र के निम्नलिखित 8 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला भर्ती, रिक्रूटमेंट आप जाते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का पहला कार्य संस्था के कर्मचारी आवश्यकता का पता लगाना, कर्मचारी को प्राप्त करने की व्यवस्था करना, उस दायित्व को पूरा करने के लिए भर्ती, चयन, कार्य पर लगाना, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग आदि ये सब करना पड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि संस्था को कर्मचारी जरूरत है, लेकिन हमें क्या पता कौन कर्मचारी काम करना चाहता है और किसी को कैसे पता हम कार्य करवाना चाहते हैं। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा रिसोर्स है जिसके माध्यम से हम कर्मचारियों को ढूंढ सकते। फिर स्पेशलाइज सर्विस, एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड कराना। मानव संसाधन प्रबंध कुछ ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, जैसे जॉब एवोल्यूशन, परफॉर्मेंस अप्राइजल और सामयिक संघों से सौदेबाजी, नेगोशिएटिंग विद लेबर एंड यूनियन, भावताव करना पड़ता है। तो इनके लिए एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत होती है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कराता है। फिर कंपनसेशन तथा क्षतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन योजनाओं का विकास करना, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। देखो, कर्मचारी के संबंध में तैयार की गई नीतियों में सुधार के उद्देश्य से यह समय समय पर अनुसंधानकर्ता कार्य करता है। अपने अनुसंधान के आधार पर, अपने रिसर्च के आधार पर उच्च स्तरीय प्रबंध को मानव संसाधन प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में नई नई तकनीकों की जानकारियां प्रदान करता है। किस सेक्टर में उनको क्या क्या बात है
करनी है, किस तरीके से उनको तैयार करना है। फिर हैंडलिंग ग्राइवेंस ऑफ कंप्लेंट्स, कैसे करना है, कंप्लेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। मानव संसाधन प्रबंधन को संस्था में स्वामियों कर्मचारियों मध्य संबंध स्थापित करना होता है। किसके मध्य में, ऑनर, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के मध्य। ऐसा करने से वह दोनों पक्षों की अपेक्षाओं को एक दूसरे से बताता है और समय समय पर उत्पन्न हुए विवादों का मध्यस्थ का काम करता है। वह क्या करता है, दोनों के एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बताता है और फिर क्या करता है, एक मीडिएटर का काम करता है यदि कोई डिसिमिलर सिचुएशन बनती है तो। किसके बीच में, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। ठीक है ना। सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारी कल्याण हेतु योजना बनाना, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटीज एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। बोर्ड पर ध्यान। मानव संसाधन प्रबंधन का दायित्व कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा व कल्याण हेतु नीतियां तैयार करना है। कर्मचारी संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं, जैसे भर्ती, चयन, प्रमोशन, सेवानिवृत्ति आदि। ये नीतियां तैयार करते समय मानव संसाधन प्रबंधक संस्था के एवं कर्मचारियों दोनों के हितों को ध्यान में रखता है। इतना ही नहीं बल्कि इन नीतियों को लगातार लागू करने का भी सुनिश्चित करता है, जिसमें दोनों को फायदा हो। आपके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, रिटायरमेंट, ये सब यहाँ पर तैयार किया जाता है। कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना और कर्मचारियों का अभिलेख तैयार करना, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, संगठन ढांचे में सुधार करना, इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कैसा, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आदि, इन अधिनियमों के प्रावधानों से संस्था में लागू करना मानव संसाधन प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। ये सब लागू कराता है, उनके रिकॉर्ड तैयार करके रखता है। मानव संसाधन प्रबंधन संस्था में काम करने वाले सभी व्यक्तियों भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि को अभिलेख तैयार करता है, उनके रिकॉर्ड तैयार करके रखता है और इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आदि। नियुक्तिकरण रेखा स्टाफ क्रिया के रूप में स्टाफिंग एज अ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटीज। नियुक्तिकरण महत्व को देखते हुए इसे प्रबंध का कार्य फंक्शन मानने के साथ साथ प्रबंध का कार्यात्मक फंक्शनल एरिया भी माना जाने लगा है। प्रबंध के कार्य क्या है, प्रबंधक के 5 काम होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल होते हैं, अर्थात व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक सभी संगठनों में इन्हें समान रूप से यूज किया जाता है। और फंक्शनल क्या है, फंक्शनल एरिया प्रबंधक के कार्यात्मक क्षेत्र क्या पर उन सभी क्षेत्रों से जो किसी संगठन को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, वो फंक्शनल एरिया। ठीक है। मैनेजमेंट की फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पांचों। फंक्शनल एरिया क्या है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सोनेल और स्टाफिंग। प्रबंध के कार्य सभी संगठनों में पूरे किए जाते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन सब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल किए जाते हैं, जबकि कार्यात्मक क्षेत्र विभिन्न संगठनों में अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हर जगह इनका फॉर्मेट भी सेम है, बस संस्था के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये जो फंक्शनल एरिया है, ये हर एक संस्था में अलग होगा। प्रोडक्शन का अलग अलग होगा, मार्केटिंग अलग अलग होगी। जैसे यहाँ लिखा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है में उत्पादन क्रिया की जाती है, जबकि एक व्यापारिक संगठन में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इसकी आवश्यकता नहीं होती। कोई बिजनेस है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है ही नहीं, जबकि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, सॉरी, जबकि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ओनली परचेज और सेल है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं है। ठीक है ना। पर्सोनेल मैनेजमेंट एज अ लाइन मैनेजमेंट से भी वर्गीय प्रबंधक रेखा प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। कैसे,
एक सेबी वर्गीय प्रबंधक पर्सनल मैनेजमेंट नियुक्तिकरण के प्रारंभ प्रबंध के कार्य के रूप में तो पूरा कार्य करता है, वह रेखा प्रबंधक की भूमिका में होता है। इस भूमिका में वह भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि कार्य पूरे करता है। रेखा प्रबंधक की विशेषता होती है वह अपने कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। लाइन मैनेजर जो होता है वह डायरेक्टली अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो हमारा पर्सनल मैनेजर है उसने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है, उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसके लिए सारे तरीके से रिस्पॉन्सिबल वह व्यक्ति होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लाइन मैनेजर का वर्क था। और एज ए स्टाफ मैनेजर के रूप में क्या होता है, यह सेवी वर्गीय प्रबंधक नियुक्तिकरण को प्रबंधक के कार्यात्मक क्षेत्र के रूप में पूरा करता है, फंक्शनल एरिया में काम करता है, तो स्टाफ प्रबंधक की भूमिका में होता है। ठीक है, फंक्शनल एरिया में काम जब कर रहा है। इस भूमिका में कर्मचारी से संबंधित समस्या दूर करने के लिए अन्य विभागीय प्रबंधकों को परामर्श देता है, लेकिन स्टाफ मैनेजर की ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये विशेषता होती है, अपने द्वारा दिए गए परामर्श या परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं, पर रिस्पॉन्सिबल नहीं। जबकि लाइन मैनेजर में क्या होता है, वह इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस समझ गए दोनों में। स्टाफिंग की क्या प्रोसेस है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करेंगे, देन रिक्रूटमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, किस एबिलिटी वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। फिर रिक्रूटमेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट किया जाता है। इसके दो रिसोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। देन फिर सिलेक्शन, जो भी व्यक्ति आया है उनको क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, द बेस्ट पर्सन को इसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है और कार्य पर लगाना तथा विन्यास, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जो भी व्यक्ति को सिलेक्ट किया उनके काम पर लगाए जाते हैं। उनको चुने गए व्यक्ति द्वारा उस पद को धारण कर लेना और जिसके लिए उसका चयन हो, मतलब जिसके लिए उसे सेलेक्ट किया वह पोस्टेड कर दिया जाता है और कर्मचारी चयन कर लेने पर उसकी नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे दिया जाता है। उसके बाद संबंधित विभाग अधिकारी के साथ ऐसे रिपोर्ट देता है कि वह संस्था के कार्य करने के लिए तैयार है, एक अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है और उसका प्लेसमेंट कर दिया जाता है। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग क्या होती है, काम को सिखाना, प्रैक्टिकली जब काम सिखाया जाता है वह ट्रेनिंग कहलाती है। तथा विकास के संबंध में इसमें प्रशिक्षण मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक योग्यता में वृद्धि करना, ताकि वह संगठन को अच्छे तरीके से काम कर सके। डेवलपमेंट हाई लेवल पर होता है, मैनेजर को बनाने के लिए होता है, जबकि ट्रेनिंग कर्मचारियों को किसी एक विषय के विषय में दी जाती है। निष्पादन मूल्यांकन, जो आपके द्वारा काम किया गया उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल करना। अधीनस्थों के निष्पादन का मूल्यांकन पद के अनुसार निर्धारित प्रभावों, उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता है। यदि उसके द्वारा जो भी वर्क परफॉर्मेंस दिया गया वह हाई अच्छी क्वालिटी का, उच्च कोटि का, तो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है। और यदि अकॉर्डिंग टू आपके जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग यदि वर्क परफॉर्मेंस नहीं है तो उसमें सुधार लाए जाते हैं, उसमें रेमेडी से प्रोसेस लगाई जाती है। ट्रांसफर, एक व्यक्ति को दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देना, उन्हें या तो समान पद या दूसरे विभाग में प्रमोशन करके हटा दिया जाता है। निम्न कार्य करने को डिमोशन भी कर दिया जाता है। यदि वो अच्छे से काम करेंगे तो प्रमोशन होता है, अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो डिमोशन कर दिया। और सेपरेशन, यह अंतिम प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत कर्मचारी उनके पद से हटा दिया जाता है। यह कार्य कर्मचारी के त्याग पत्र, जबरन छुट्टी कराकर या अवकाश ग्रहण, रिटायर करवाकर या सेवा मुक्त करके कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। स्टाफिंग, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि स्टाफिंग प्रक्रिया में कर्मचारी आवश्यकता के निर्धारण से लेकर उन्हें कार्य से अलग करने तक की, उनको पोस्ट पर लाना और उनको पोस्ट से हटाना, अंतिम पहला काम पोस्ट पर लाना और दूसरा काम आखिरी काम क्या, पोस्ट से हटाने तक स्टाफिंग चलती। इसके तीन तत्व हैं नियुक्तिकरण के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्म भरने के लिए मोटिवेट किया जाता है, आवेदन पत्र भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वह क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है, ये पॉजिटिव होता है।
सिलेक्शन कैसे कहते हैं? जब जो फॉर्म आए उनमें से किन्हीं सिलेक्टेड पर्सन को ढूँढा जाता है, वह क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। ये नेगेटिव होता है क्योंकि सारे लोगों को पोस्टेड नहीं किया जाता, जिनकी रिक्वायरमेंट है, जितने लोग ज़रूरत है उनको ही रखा जाता है। और फिर आता है लास्ट में ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? किसी विशेष कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के उनके ज्ञान में वृद्धि करना, उनकी एबिलिटी को बढ़ाना, किसी भी स्पेशल फंक्शन को पूरा करने के लिए वह क्या कहलाती है? हमारी ट्रेनिंग कहलाती है। इस तरीके से स्टाफिंग क्लोज होता है। इति